18 अक्टूबर 2004 रात के करीब 2 बजे तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर एक घना जंगल। एक एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अंदर बैठा है भारत का सबसे खतरनाक अपराधी कूस मुनिस्वामी वीरप्पन। वो सोच रहा है कि वो एक मिशन पर जा रहा है, लेकिन असलियत ये है वो एक जाल में फंस चुका है और उसे इसका अंदाजा तक नहीं। ये सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है, ये 20 साल की उस जंग की कहानी है जो जंगलों में, थानों में, खुफिया कमरों में और इंसानी दिमागों में एक साथ लड़ी गई। ये कहानी है उस आदमी की जिसने 100 से ज्यादा लोगों को मौत दी, पुलिस वालों को, वन अधिकारियों को, निर्दोष गांव वालों को। और ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने ठान लिया था, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे कितनी भी जानें जाएं, वीरप्पन को खत्म करना है। तो सवाल ये है, आखिर 20 साल तक भारत की पुलिस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां मिलकर भी इस एक आदमी को क्यों नहीं पकड़ पाई? और जब पकड़ा तो कैसे? चलिए शुरू से समझते हैं। वीरप्पन का जन्म 1952 में हुआ, तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में। बचपन से ही जंगल उसकी दुनिया थी। 10 साल की उम्र में उसने पहली बार हाथी का शिकार देखा। 17 से 18 साल की उम्र तक वो खुद एक शिकारी बन चुका था। शुरुआत हुई हाथी दांत की तस्करी से, फिर चंदन की लकड़ी और फिर हत्या। पहली हत्या का आरोप उस पर 1970 के दशक में लगा। एक वन अधिकारी को उसने गोली मारी। उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे वो जंगल का राजा बन गया। 6000 वर्ग किलोमीटर का जंगल, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमाओं पर, यही उसका साम्राज्य था। 1987 तक वो इतना ताकतवर हो गया था कि पुलिस की टीमें उसके इलाके में घुसने से डरती थीं। उसके पास अत्याधुनिक हथियार थे, AK-47, देसी बम। उसके साथ एक पूरा सशस्त्र गिरोह था। लेकिन उसकी असली ताकत हथियार नहीं थी, उसकी असली ताकत थी जंगल की जानकारी। वो उन रास्तों को जानता था जो किसी नक्शे पर नहीं थे। वो जानता था कि किस मौसम में कौन सी नदी कहां से पार होती है। वो जानता था कि पुलिस की गश्त कब और कहां होती है। वो कभी एक जगह नहीं रुकता था, हर 2-3 दिन में ठिकाना बदलता था। और स्थानीय आदिवासी समुदाय जो उससे डरते थे या जिन्हें उसने अपनी तरफ कर लिया था, वो उसे हर पुलिस मूवमेंट की खबर देते थे। 1990 में कर्नाटक सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF बनाई। खास मकसद वीरप्पन को पकड़ना या मारना। STF के पास ट्रेंड कमांडो थे, इंटेलिजेंस नेटवर्क था, हेलीकॉप्टर थे, लेकिन जंगल वीरप्पन का था। पहले कुछ सालों में STF ने कई ऑपरेशन किए और हर बार वीरप्पन हाथ से निकल गया। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे उसे पहले से पता चल जाता था। अप्रैल 1993 में एक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। STF के एक ऑपरेशन में वीरप्पन के गिरोह ने घात लगाकर हमला किया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इनमें कर्नाटक STF के DIG हरिकृष्ण और SSP शक्ति गणेश कुमार भी थे। ये सिर्फ एक झड़प नहीं थी, ये एक संदेश था। वीरप्पन कह रहा था, मैं अजेय हूँ। इस घटना के बाद सरकारें हिल गईं। दोनों राज्यों में राजनीतिक दबाव बढ़ा, लेकिन जंगल में हालात नहीं बदले। वीरप्पन और भी दुस्साहसी हो गया। 1997 में उसने एक काम किया जिसने उसे इंटरनेशनल खबरों में ला दिया। उसने कर्नाटक के पूर्व मंत्री H नागप्पा का अपहरण किया। मांग थी उसके साथियों की रिहाई और कई राजनीतिक मांगे। नागप्पा 100 दिन से ज्यादा जंगल में बंधक रहे और अंत में उनकी मौत हो गई। वीरप्पन ने कहा वो बीमारी से मरे। पुलिस का कहना था ये हत्या थी, ये अपहरण एक टर्निंग पॉइंट था। अब तक वीरप्पन एक डकैत था, अब वो एक पॉलिटिकल होस्टेज टेकर बन गया था। मामला और जटिल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका आया 2000 में। वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण किया। 72 साल के राजकुमार जो कर्नाटक के सांस्कृतिक प्रतीक थे, उन्हें 109 दिन जंगल में बंधक रखा गया। पूरा देश सांस थामे बैठा था। कर्नाटक में दंगे हुए, संपत्ति जलाई गई, सरकार पर भारी दबाव था। अंततः एक समझौते के बाद राजकुमार को रिहा किया गया, लेकिन वीरप्पन फिर जंगल में गायब हो गया। इस अपहरण के बाद STF की पूरी स्ट्रेटेजी बदल गई। अब तक STF का तरीका था जंगल में घुसो, ढूंढो, मारो, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। अब एक नई सोच आई। जंगल में वीरप्पन को ढूंढने की बजाय उसे जंगल से बाहर निकालो। और इसके लिए जरूरत थी एक ऐसे आदमी की जो वीरप्पन के दिमाग को समझे। वो आदमी था कि विजय कुमार IPS अधिकारी थे। तमिलनाडु STF के प्रमुख बने। उन्होंने पहले दिन से एक बात समझ ली, वीरप्पन को उसकी अपनी कमजोरियों से मारना होगा।
वीरप्पन की कमजोरी क्या थी? पहली, उसका अहंकार। वो मानता था कि वो अजेय है। दूसरी, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। वो तमिल अस्मिता का प्रतीक बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी मांगों को सरकार माने। तीसरी, उसका नेटवर्क। वो अकेला नहीं था, उसके संपर्क शहरों तक फैले थे और यही नेटवर्क उसकी कमजोरी भी था, क्योंकि इसमें घुसपैठ हो सकती थी। विजय कुमार ने एक लंबी खेल शुरू की, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के। पहला काम था वीरप्पन के नेटवर्क में खुफिया एजेंट घुसाना। ये काम महीनों में नहीं, सालों में हुआ। धीरे धीरे उन लोगों की पहचान हुई जो वीरप्पन के लिए संदेशवाहक का काम करते थे, जो उसके लिए दवाइयां, खाना और हथियार पहुंचाते थे। दूसरा काम था वीरप्पन की मानसिकता को समझना। विजय कुमार ने उसकी हर पुरानी कार्रवाई का विश्लेषण किया। कब और क्यों उसने अपहरण किया, कब और क्यों उसने हत्या की, उसका पैटर्न क्या था। और एक बात साफ हुई, वीरप्पन हमेशा एक डील के लिए तैयार था। अगर उसमें उसकी शर्तें हों तो प्लान बना। उसे एक ऐसी डील की तरफ खींचो जो उसे असली लगे, जिसमें उसकी पॉलिटिकल मांगें शामिल हों। और जब वो जंगल से बाहर निकले, उसे खत्म करो। लेकिन ये प्लान इतना आसान नहीं था। 2003 में एसटीएफ ने एक खुफिया ऑपरेशन शुरू किया, कोड नेम ऑपरेशन कोकून। इस ऑपरेशन में एक मध्यस्थ की पहचान की गई, गोविंद स्वामी, जो वीरप्पन तक पहुंच सकता था। एसटीएफ ने गोविंद स्वामी को अपने साथ मिलाया। उसे एक काम दिया, वीरप्पन को बताओ कि एक बड़ा मौका है। LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो श्रीलंका में तमिल अलगाववादी संगठन था, वो वीरप्पन से मिलना चाहते हैं। एक बड़ी पॉलिटिकल बात करनी है। ये वीरप्पन के लिए एक सपने जैसी खबर थी। वो हमेशा खुद को तमिल अस्मिता का योद्धा बताता था। LTTE से कनेक्शन, ये उसकी पॉलिटिकल लीजिटिमेटी को एक नई ऊंचाई देता। वो मान गया, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। वीरप्पन पागल नहीं था, वो बेहद सतर्क था। उसने कई शर्तें रखी। मीटिंग का समय, जगह, लोगों की संख्या, सब उसकी मर्जी से होना था। हर बार जब कोई बात तय होती, वो पलट जाता। महीनों बीत गए, एसटीएफ धैर्य रखे रही। अंततः 2004 में एक प्लान फाइनल हुआ। वीरप्पन को बताया गया, LTTE का एक नुमाइंदा मिलने आएगा, एक एम्बुलेंस में, रात को, एक तय जगह पर। एम्बुलेंस इसलिए क्योंकि उसमें पुलिस चेक पोस्ट पर कम सवाल पूछे जाते हैं। और वो एम्बुलेंस एसटीएफ का जाल था। अक्टूबर 2004, एसटीएफ के कमांडोज ने महीनों पहले से उस पूरे इलाके का रिकॉग्निशन किया। हर रास्ता, हर मोड़, हर जगह जहां वीरप्पन हो सकता था, सब मैप हो चुका था। 17 अक्टूबर की रात एम्बुलेंस रवाना हुई। उसमें एसटीएफ के डिस्गाइज्ड ऑफिसर्स थे, जो LTTE के एजेंट्स बनकर बैठे थे। एम्बुलेंस के पीछे और आगे सादे कपड़ों में कमांडो, जंगल के किनारों पर और भी कमांडो। पूरा एरिया साइलेंटली घेर लिया गया था। 18 अक्टूबर को रात के करीब 2 बजे धर्मपुरी जिले के पापी रेड्डी पट्टी के पास एम्बुलेंस रुकी। वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ बाहर आया और तभी एसटीएफ ने एक्शन लिया। मुठभेड़ हुई। वीरप्पन और उसके तीनों साथी मारे गए। 20 साल, हजारों पुलिसकर्मी, करोड़ों रुपए, दर्जनों ऑपरेशन और अंत में एक एम्बुलेंस, एक झूठ और एक रात। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। जब ये खबर आई तो कई सवाल उठे। क्या ये सच में एक एनकाउंटर था या एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन? क्योंकि एसटीएफ खुद जानती थी वीरप्पन को जीवित पकड़ना लगभग नामुमकिन था। और अगर वो पकड़ा जाता तो उसका ट्रायल, जिसमें 100 से ज्यादा हत्याओं के सबूत होते, सालों चलता। कई राजनेताओं के नाम सामने आते, कई असुविधाजनक सच निकलते। इसीलिए कुछ लोगों ने सवाल किया, क्या वीरप्पन को डिलिबरेटली मारा गया? क्या उसे कभी पकड़ने का इरादा था? ये सवाल आज भी पूरी तरह नहीं सुलझे, लेकिन एक सच है जो बदलता नहीं। वीरप्पन ने 184 हाथियों को मारा, सिर्फ उनके दांतों के लिए। उसने 10,000 से ज्यादा पेड़ काटे, 138 लोगों की हत्या की, जिनमें 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे। उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने लोग खोए। 18 अक्टूबर 2004 की वो रात एक राहत थी। विजय कुमार को उनके काम के लिए बाद में कीर्ति चक्र दिया गया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पुरस्कार। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक क्या है? वीरप्पन को उसकी ताकत नहीं मारी। उसकी ताकत जंगल का ज्ञान, हथियार, नेटवर्क, वो सब आखिर तक उसके साथ था। उसे मारा उसके अहंकार ने। उसने सोचा वो इतना बड़ा हो गया है कि LTTE भी उससे मिलना चाहती है। उसने सोचा वो इतना चालाक है कि कोई उसे ट्रैप नहीं कर सकता। और यही उसकी आखिरी गलती थी। जो आदमी 20 साल तक जंगल में अजेय रहा, वो एक एम्बुलेंस के झांसे में आ गया,
क्योंकि असली जंगल जंगल में नहीं था, असली जंगल इंसानी दिमाग में था और उस जंगल में STF जीती।